नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। आज प्रेजेंट है हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट गाबा सर। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, तो पहले कारोबारी दिन की शुरुआत जो है सबसे पहले करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में खरीदारी का मूड। निफ्टी करीब 120 पॉइंट्स चढ़ के 25,600 के पास। वहीं बैंक निफ्टी में भी हल्की बढ़त। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। रक्षा मंत्री के साथ बैठक से पहले डिफेंस कंपनियों में जोश। निफ्टी डिफेंस करीबन 1.5% ऊपर। साथ ही गार्डन रीच, भारत डायनामिक्स और कोचिन शिपयार्ड सरपट भागे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक में कंपनियों के केपेक्स पर चर्चा संभव। डिफेंस के बाद आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी। इंडेक्स करीबन 1.5% मजबूत। इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल और मेटल शेयर्स में भी अच्छी रौनक, लेकिन पीएसयू, बैंक्स और रियलिटी पर दिख रहा है प्रेशर। दूसरी तिमाही में ग्रोथ घटने से ट्रेंड में तगड़ी मुनाफा वसूली। शेयर करीबन 7% टूट के निफ्टी का टॉप लूजर बना। वहीं मजबूत मार्जिन के चलते नाल्को करीबन 7% ऊपर। साथ ही मजबूत रिजल्ट्स के बाद टोरेंट फार्मास्यूटिकल और नायका में जोरदार खरीदारी। चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी मिलने से शुगर शेयर्स भागे। बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर्स और बजाज हिंदुस्तान दौड़े। सरकार ने 15 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट का लिया फैसला। साथ ही मोलेसिस पर 50% ड्यूटी भी हुई खत्म। कमजोर लिस्टिंग के बाद लेंसकार्ट में दिख रही है रिकवरी। 402 रुपए के इश्यू प्राइस से करीब आया शेयर। लिस्ट होने के बाद करीबन 10% फिसल गया था लेंसकार्ट। तो ये थी अब तक की बढ़िया हेडलाइंस। मार्केट के मूड माहौल की बात करी जाए तो नो डाउट अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में बाजार के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो अपफ्रंटली मेंशन है, आईटी में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो पूरा डिफेंस पैक है वहां पे भी खबरों के लिहाज से आज यहाँ पे भी अच्छा खासा जो जोश है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो पीएसयू बैंक्स में हल्का फुल्का जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट रियलिटी पैक भी इस टाइम पे बैकफुट में कामकाज कर रहा है और केमिकल, ऑयल एंड केमिकल में भी थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल 3 ही इंडाइसेस ऐसे हैं जो इन रेड ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ऑन द फ्लिप साइड बाकी हर जगह एक बुल्स का जो जोश है वो डेफिनेटली अपफ्रंटली सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मार्केट के मूड माहौल में किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्या करना चाहिए बाजार को देखते हुए, क्या खरीदारी करने का सही मौका है या फिर नहीं, ये जान लेते हैं गाबा सर से। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। जी जी, आई 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 आ गई, बिल्कुल। हाँ जी, मैंने आ गई आ गई आ गई। इश्यू होगा पीसीआर में होगा, बट यहाँ से ओके था। ओके, गुड मॉर्निंग गाबा सर, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा वीकेंड? बहुत बढ़िया वीकेंड था, बहुत हैक्टिक था, लेकिन बढ़िया वीकेंड था, बिल्कुल। काफी गाबा अच्छा सर, मैं लिंक्डइन पे और ट्विटर में मैं देख रही थी काफी ज्यादा आपके जो पोस्ट हैं उनको काफी प्यार मिल रहा है। और अभी आपने रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट किया था, उसमें वो पॉडकास्ट में लिखा था दैट यू हैव लाइक अराउंड 11 इनकम सोर्सेज है आपके पास और आपकी पूरी जर्नी के बारे में बताया, राइट? जी हाँ, बिल्कुल। वो आउट हो गया है गाबा सर पॉडकास्ट, है अभी आउट होना बाकी है? मैंने देखा नहीं है पॉडकास्ट, मैंने भी उसका व्यू देखा कि ट्विटर में देखा मैंने, एक्स में। हाँ जी, वो पॉडकास्ट होने वाला है, शायद वो इंटरेस्ट क्रिएट करें, लेकिन शायद हुआ कि नहीं हो मैंने चेक नहीं किया। बिल्कुल ओके गाबा सर, एक बार आउट हो तो प्लीज एक बार लिंक भी शेयर करिएगा। बिल्कुल, आई विल डू दैट, थैंक यू। ये शायद लोधा वालों का, ये बिल्कुल लोधा नहीं किया है, कुशल लोधा। यस यस यस, तो बढ़िया, उसके लिए तो हम काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन मार्केट भी आज काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए ऐसे मूड माहौल में? मेरे ख्याल से बाय मोड पर है मार्केट। अब निफ्टी फ्यूचर्स की बात करता हूं, अभी ट्रेड कर रहा है 25,715, वेरी गुड चांस। निफ्टी इंडेक्स की बात, फ्यूचर्स पॉसिबल है कि 25,550 से 770 भी जा सकता है, क्योंकि अपमूव है इसमें थोड़ी तेजी है आज।
और बैंक निफ्टी की बात करें जो आप ट्रेड कर रहे हैं 58,340 के आसपास फ्यूचर्स में, पॉसिबल है कि 58,400 टू 58,500 भी जा सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा अप मूव है, लगता है इज गुड साइन, आई थिंक इज गुड साइन। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया है ऑलरेडी। इस नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज है उनको आप प्लीज भेजिए। हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल को एड्रेस करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें टैग करके अपने पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और इसी कड़ी में जो पहले दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, पिंटू जी। पिंटू जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी पिंटू जी, क्या सवाल है आपका? IRFC का कितना तक जाएगा ऊपर? अच्छा, क्या बाइंग प्राइस है? एक ओके, IRFC के बारे में पिंटू जी पूछ रहे हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। बाइंग प्राइस वो है 121 रुपए का और 241 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, यानी कि जो इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसी भाव के आसपास जो है खरीदारी की गई है। बट पिछले एक साल की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो जनरेट होते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन का फेज ही हमें देखने को मिला है। गाबा सर, क्या लगता है कि आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? 2024 में तो नो डाउट एक शानदार रैली जुलाई के टाइम पे हमने देखी थी, लेकिन वहां से एक लोअर लोज लगातार। आपने एक्चुअली सही बताया कि करीब एक साल से एक साइडवेज जोन पर है और लेकिन यहाँ पर एक क्रूशियल सपोर्ट है 110 का। अब जो इन्होंने खरीदा है उनके आसपास ही है, तो पड़े रहिए इसमें, होल्ड कीजिए। लेकिन जब वो 110 तोड़ देना जिस दिन, उस दिन किसी से पूछेगा मत, एग्जिट कर लीजिएगा। तो आपका शायद 10 रुपए का लॉस होगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहां से अगर मूव मिलेगा ना तो 130 से 150 तक जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में होल्ड करने लायक है ये स्टॉक, लेकिन 110 पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इफ इट ब्रेक्स एग्जिट, डू नॉट हेजिटेट। ओके गाबा सर, मुझे ना बार बार आपकी वॉइस में थोड़ा सा इशू आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वॉइस ब्रेक हो रही है और धीरे भी आ रही है आवाज। मैं एक बार पीसीआर से भी चेक करवाती हूँ, प्लीज एक बार देख लीजिए अगर आपके एंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। पीसीआर एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिए। इसी एक बार चेक कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ ये जो राय थी वो थी IRFC के ऊपर। 110 का काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल लेवल है जो आपको इस टाइम पे वॉच आउट करके चलना है। उसके बाद एक हो सकता है कि अच्छा खासा मूव जो है वो हमें देखने को मिले। 130 से लेके 150 तक के जो टारगेट है उसके लिए आप IRFC को चेस कर सकते हैं। जब तक गाबा सर का जो ऑडियो का इशू है वो क्लियर हो रहा है तब तक हम एक बार मार्केट चेक वापस ले लेते हैं। नहीं, इनफैक्ट हो ही गया है। क्विकली गाबा सर को प्लीज़ स्क्रीन पर लेके आइए। और जो दूसरा सवाल है वो हम लेते हैं। जय जी हमारे साथ जुड़े हैं अमरावती से। जय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैडम एनबीसीसी लिया हुआ है, एनबीसीसी लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 119। ओके, 2250 शेयर है। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, शॉर्ट टू मिड टर्म है? शॉर्ट टू मिड टर्म है। ओके, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए एनबीसीसी 2250 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। ऑन एन एवरेज 119 का बाइंग प्राइस जो है वो इस टाइम पे दिखा रहा है। 113 पे करंटली ये कारोबार कर रहा है। पिछले एक साल में एक डेफिनेटली साइडवेज मूवमेंट था। एक स्लो स्टडी इसने एक जो रिटर्न है वो जनरेट करके दिए हैं, डिसेंट रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। गाबा सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री एनबीसीसी में किस तरीके की दिखाई दे रही है? इन्होंने कहा कि पर्सपेक्टिव शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है, शॉर्ट को निकाल देना चाहिए, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म रखे, मेरे ख्याल से मुनाफा होगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एनबीसीसी का। अभी ट्रेड करा है 113 के आसपास, 100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना, मुझे नहीं लगता वो ब्रीच हो। यहां से जो बायस है, बायस अपसाइड है। 140 में करीब रिसेंट हाई हमने देखा है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए, शायद वो भी पार कर लेगा, फिर उसका लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 150 बन जाएगा। तो मीडियम टर्म रखेंगे तो मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव सही रहेगा। होल्ड एनबीसीसी। ओके, तो एनबीसीसी में इस टाइम पे है होल्ड करने की सलाह। चलिए आगे बढ़ा जाए, कानपुर चला जाए डायरेक्टली। कानपुर से अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास अडानी इंटरप्राइजेज के 255 शेयर हैं एट द रेट 2480। मेरा व्यू है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म, 2 मंथ्स, अराउंड 2 मंथ्स का। ओके, केवल 2 महीने का
इस टाइम पे व्यू है अडानी एंटरप्राइजेज और 2480। दो बाइंग प्राइस से तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया है और पिछले एक साल की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री लगातार देखने को मिली है। 20% डाउन में यहाँ पे शेयर है और लगातार एक कंसोलिडेशन साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है। गाबा सर, आगे किस तरीके के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है? 2380 के पर ट्रेड कर रहा है अडानी एंटरप्राइज। 2000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता ऊपरी को, उसके आसपास ही सपोर्ट मिलेगा और इसमें होल्ड करना चाहिए। एक लेवल देता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा और वो है 2650। जब ये 2650 पार कर लेगा तो उसका जो नेक्स्ट हॉल्ट रहेगा वो 3000 के करीब रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड के लायक है अडानी एंटरप्राइज। शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा अडानी एंटरप्राइज। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का या मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव देखें तो वापस एक रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ा जाए और नागपुर से प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल मैम, IDFC फर्स्ट बैंक लिया है मैंने 62 एवरेज पे और 580 शेयर है मेरे पास अभी और ऑलमोस्ट मेरा 1 से 1.5 साल का है होल्डिंग पीरियड। तो उसमें जानना चाह रहा था कि 1 से 1.5 साल बैंकिंग सेक्टर में कैसा रहेगा अभी। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक 580 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 62 रुपए की खरीद है। वहां से एक अच्छा गेन ऑलरेडी देखने को मिल गया है। इनफैक्ट डिसेंट रिटर्न्स IDFC में आते हुए दिखाई दिए हैं। गाबा सर, क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे IDFC एक सही बेट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, या यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है वहां से हम प्रॉफिट बुक करके कहीं और इन्फ्यूज करें? नहीं, होल्ड करना चाहिए। इसका जो सेटअप है ना IDFC फर्स्ट बैंक का, बढ़िया है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। नीचे आया है लेकिन आया नीचे ऊपर जाने के लिए, तो सेटअप के हिसाब से एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना है 67 के आसपास। रिसेंट हाई हमने करीब 100 देखा है उसके आसपास और एक बार वो 100 पार करेगा तो हायर जोन चला जाएगा, 2 डिजिट तो 3 डिजिट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड के लायक है। इसका स्ट्रक्चर सही है, सेटअप सही है, होल्ड करना चाहिए, देना चाहिए बहुत थोड़ा और। ओके, तो ये थी राय IDFC फर्स्ट बैंक पे। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं वो बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, तनवीर जी। तनवीर जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। तनवीर जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, बताइए क्या सवाल है? हमारे पास जियो फाइनेंस का 500 शेयर है और 250 का रेट में लिए हुए हैं। ऐसे तो 350 में लिए थे लेकिन एवरेज कर करके 250 आया हुआ है अभी। और मेरा जो है कि लॉन्ग रूट है, मतलब 4-5 साल तक, लॉन्ग टर्म 10 साल पर्सपेक्टिव। तक, लॉन्ग टाइम तक रखने का। ओके, तो और ऐड करना चाहिए अभी के रेंज में या स्टॉप कर देना चाहिए? ओके, तो ये थी राय जियो फाइनेंस के ऊपर। 500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 250 रुपए की खरीद है। वहां से 50 रुपए प्रति शेयर जो इजाफा है वो होता हुआ दिखाई दिया है। उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, पेरेंट कंपनी रिलायंस है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले। पिछले 1 साल में एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है। बीच में एक डिप आया था यहाँ पे मार्च में, लेकिन शानदार रिकवरी मार्च से लेके अब तक चार्ट्स पे दिखाई दी है। आगे की ट्रेजेक्ट्री, गाबा सर, क्या करना चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग पेरेंट? देखिए, ऐसा है कि लॉन्ग टर्म तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, शॉर्ट टर्म का नजरिया इसमें देखना भी नहीं चाहिए, निवेश करना चाहिए। आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, वेरी गुड। अब 301 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हाई करीब हमने 400 के आसपास देखा है। वो एक बार हाई पार कर लेगा तो फिर नेक्स्ट हॉल्ट रहेगा 500। तो और ये मेरे ख्याल से स्टॉक, अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप ट्रेडिंग करेंगे तो कभी लॉस हो सकता है, लेकिन अगर इसमें निवेश करते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं, स्टे इन्वेस्टेड, तो आपका प्रॉफिट ही होगा। आप चाहे तो ऐड करते रहिए एवरी डिप्स या फिर SIP कीजिए स्टॉक में। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है जियो फाइनेंस। ओके, तो लॉन्ग टर्म में आप SIP का जो मोड है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है इंश्योरेंस। अक्टूबर में अगर हम देखें तो बीमा कंपनी जितने हैं उनके आंकड़े जो है, नंबर्स हैं, अच्छे खासे हमें देखने को मिले हैं। खासकर अगर बात करी जाए SBI लाइफ की, वहाँ पे लगातार दूसरे महीने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिला है। पूरी इंडस्ट्री का हाल बताने के लिए हमारे साथ CNBC TV 18 के खास सहयोगी यश जैन जुड़े। यश, बताइए किस तरीके के रहे हैं नंबर्स? वेल, गुड मॉर्निंग। तो अगर नंबर्स की बात की जाए, अक्टूबर के महीने में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रीमियम कलेक्शन नंबर्स रहे हैं और मैं इसमें एक पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूँगा एक नाम, जो कि है SBI लाइफ इंश्योरेंस। ये दूसरा स्ट्रेट महीना है जहाँ पे कंपनी ने एक
बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दर्ज किया है। जैसे मैंने कहा, दूसरा स्ट्रेट महीना, और ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो अक्टूबर में आया है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस पे आया है। यानी कि पिछले साल अक्टूबर में भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने किया था, वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे और बढ़त बनाई है और वापस एक स्ट्रॉन्ग अक्टूबर 2025 में डिलीवर किया है। मैं स्पेसिफिक नंबर्स की बात करूँ, SBI लाइफ का न्यू बिजनेस प्रीमियम 20% से बढ़ा है। AP यानी कि एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट 19% से बढ़ा है। रिटेल AP भी 19% से हमें बढ़ता दिखा है। यानी कि ग्रुप बिजनेस भी बढ़ा है और रिटेल बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता दिखा है। इसके बाद अगला नंबर आता है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जो लिस्टेड एंटिटी है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का, इनका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया है और ये स्ट्रॉन्ग बेस पे आया है। न्यू बिजनेस प्रीमियम 15% से बढ़ा है, AP 17% से बढ़ा है, रिटेल AP 16% से बढ़ा है। HDFC लाइफ मिक्स्ड किस्म का ग्रोथ है, एक स्ट्रॉन्ग बेस पे। न्यू बिजनेस प्रीमियम सिर्फ 1% से बढ़ा है, AP 7% और रिटेल AP 9% से बढ़ा है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इनका ग्रोथ वीक है पर एक ये स्ट्रॉन्ग बेस पे आता हुआ दिखा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम 7% से बढ़ा है, AP 9% से बढ़ा है और रिटेल AP 3% से बढ़ा है। फाइनली LIC एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बट एक वीक बेस यानी कि फेवरेबल बेस पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया है। न्यू बिजनेस प्रीमियम 13% से बढ़ा है, AP 30% से बढ़ा है, रिटेल AP 28% से बढ़ा है। LIC के लिए स्टार ऑफ द मंथ यानी कि अक्टूबर महीना SBI लाइफ इंश्योरेंस विदाउट अ डाउट। डेफिनेटली, तो अच्छे खासे नंबर्स हमें अक्टूबर मंथ में देखने को मिले हैं और SBI लाइफ यहाँ पे लीड करता हुआ नजर आया। थैंक यू यश, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली हिंडाल्को के मैनेजमेंट के पास। हमने देखा कि Q2 के नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे खासे हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, मार्जिन भी अपने स्टेबल साइड में है। इसी कड़ी में कंपनी के MD हमारे साथ जुड़ गए हैं सतीश पाई जी। सतीश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। मेरा पहला सवाल होगा कि कंप्लीटली अगर हम Q2 के रिजल्ट्स को एनालाइज करें तो स्टैंडअलोन बिजनेस किस तरीके का रहा है? तो आप जैसे बोल रहे थे, हिंडाल्को इंडिया का परफॉर्मेंस ये Q2 में काफी स्ट्रांग रहा और आपको याद होना है कि ये Q2 मॉनसून क्वार्टर है। तो इस मॉनसून क्वार्टर में हमारे कोलीग्स ने जो ऑपरेशनल स्टेबिलिटी दिखाया, प्लांट्स काफी अच्छी तरह से रन किए और LME भी काफी स्ट्रांग था। तो अगर ये दोनों को कंबाइन करें, स्ट्रांग LME, स्टेबल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इसके बेसिस पे एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम का EBITDA रिकॉर्ड लेवल्स पे था, 45% EBITDA मार्जिन। और अगर आप एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम को देखें तो ये GST 2.0 के बाद मार्केट के डिमांड काफी स्ट्रांग थी, तो हमारे डाउनस्ट्रीम ने भी 69% EBITDA ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाया। तो ओवरऑल कॉपर का परफॉर्मेंस भी काफी स्टेबल था। तो इंडियन ऑपरेशंस का परफॉर्मेंस Q2 में काफी स्ट्रांग था। ओके, तो इंडिया का जो बिजनेस है वहां से एक जो ग्रोथ है वो हमें आती हुई दिखाई दी है। ऐसा कि आपने भी मेंशन किया, अपने जो कॉन कॉल है, आपकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है कि रिसेंटली आपने 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो केपेक्स है वो इंडिया के बिजनेस के लिए अनाउंस किया है। इसके बारे में प्लीज और बताइए। तो ये जो नया कैपेक्स हम लोग ने अनाउंस किया, ये आदित्य में 180 पॉट्स एडिशन का। तो आपको मालूम है कि आदित्य स्मेल्टर हमारा जो ओरिजिनल 360 KT था, तो एक 180 KT एक्सपेंशन अभी तो चल रहा है और अभी हम लोग ने और एक 180 KT का अनाउंसमेंट किया। और आदित्य में भी हमारा डाउनस्ट्रीम प्लांट्स लगे हुए हैं जहां हम लोग बैटरी फॉयल बनाते हैं, कैन बॉडी स्टॉक बनाते हैं। तो ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉम्बिनेशन एक साथ चल रहा है। तो हम लोग अपस्ट्रीम कैपेसिटी भी ऐड कर रहे हैं और वैल्यू एडेड इंजीनियर प्रोडक्ट्स का भी कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं एक ही साथ। ओके, तो ये कैपेसिटी एडिशन। सतीश जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी नोवेलिस के ऊपर। अगर देखिए नोवेलिस के हम ऑन द फ्रंट देखें तो नंबर्स हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं। अगर हम EBITDA पर टन हटा दें तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट का एक जो नेगेटिव रिएक्शन है वो हमें देखने को मिला है। क्या कंसर्न्स हैं? तो पहले आपको ये मैं बतलाना चाहता हूं कि नोवेलिस का Q2 परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग था और अगर आप टैरिफ का इंपैक्ट निकाले, जो 53 मिलियन टैरिफ का इंपैक्ट था, नोवेलिस का EBITDA पर टन Q2 में $505 पर टन था। तो अंडरलाइंग नोवेलिस का बिजनेस काफी स्ट्रांग चल रहा है। फिर दूसरा, आप अगर बे मिनट देखें, बे मिनट नोवेलिस के लिए एक
डिफाइनिंग प्रोजेक्ट है जो उनको एक लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। क्योंकि अभी अगर आप देखें ये टैरिफ का जो वर्ल्ड चल रहा है, अगर कोई भी एल्यूमिनियम अमेरिका में भेजेंगे दे विल बी एट अ डिसएडवांटेज। तो ये बे मिनट का जो यूएस कैपेसिटी आ रहा है वो हमारे लिए काफी कॉम्पिटिटिवली एडवांटेजेस रहेगा। हाँ, कैपेक्स बढ़ा है, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के थी, इन्फ्लेशन भी अभी काफी बढ़ा है यूएस में, पर अभी हम लोग कॉन्फिडेंट है कि अगले साल में कमीशनिंग शुरू हो जाएगा और ये अराउंड 5 बिलियन के जो हम लोग ने कैपेक्स का टारगेट दिया है उसी में ये प्रोजेक्ट भी खत्म होगा। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि जो नोवेलिस के नंबर्स हैं वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो मार्जिन ट्रेजेक्टरी है वो भी पॉजिटिव है। स्क्रैप प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए, जिससे डेफिनेटली मार्जिन्स को एक सपोर्ट मिला है। तो इससे हम क्या ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जो सेकेंड हाफ होगा ये हमारे लिए और भी अच्छा हो सकता है? तो पहले मैं ये बतलाना चाहता हूं कि यूएस का स्क्रैप प्राइसेस Q2 में बहुत कम हो गया। तो आई थिंक दैट अगर इस लेवल पे चले तो नोवेलिस के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड है। तो ये टैरिफ का जो इम्पैक्ट है उससे यूएस स्क्रैप प्राइसेस के काफी कमी हुई है। तो वो हम लोग की आशा है कि ये स्क्रैप प्राइसेस Q3 और Q4 में चलेगी और इट विल बी अ टेलविंड नोवेलिस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। गाबा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। मनीषा जी ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने वाली है क्रिप्टो कॉर्नर में। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम क्रिप्टो के प्राइस मूवमेंट्स की बात करेंगे, जहां पर फर्स्ट हाफ 2025 का काफ़ी तेज़ी वाला था, लेकिन सेकंड हाफ में यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। और अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो लगातार यहां पर मुनाफा वसूली गहराती हुई नजर आई है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो अब ये अपने ऑल टाइम हाई से, जो हमने इसी साल में देखा था, वहां से 20% लुढ़क चुका है। 6 अक्टूबर को ऑल टाइम हाई था $126,000 का, अब ये जाकर 105 पे पहुंचा है। और फ्राइडे को हमने 96-98 के बीच में भी यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा था। जो शुरुआती निवेशक हैं बिटकॉइन में वो यहाँ पर मुनाफा वसूली कर रहे हैं, ऐसा काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जताती हैं। और जुलाई से लंबी अवधि वाले जो निवेशक हैं वो भी यहाँ पर बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। अक्टूबर में तो हमने लेवरेज पोजीशन पे भी बड़े पैमाने पे बिकवाली आते हुए देखी थी। एंड क्लियरली जिस तरह की प्रॉफिट टेकिंग यूजुअली देखने को मिलती है बिटकॉइन हार्विंग ईयर के बाद, वो एब्सोल्युटली यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आई है। जिस तरह की मजबूती डॉलर इंडेक्स में है उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही साथ बाजार को ऐसा लगता है कि अगर 93,000 के लेवल्स बिटकॉइन में टूटे तो $70,000 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बाजार इसमें काफ़ी डिवाइडेड है, क्योंकि अगर JP मॉर्गन की रिपोर्ट देखी जाए तो उनका ये मानना है कि अगले 6 से 12 महीने के बीच में बिटकॉइन $170,000 तक भी पहुँच सकता है। तो क्लियरली एक डिवाइडेड मार्केट है। लेकिन आपको दिखा देते हैं कि अपने हाई से इस साल हमने क्रिप्टोज को किस तरह से कारोबार होता हुआ देखा है। अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो 126,000 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अब 105 के आसपास कारोबार है। तो क्लियरली 20% की गिरावट वहां पे दर्ज हुई है। कुछ इसी तरह का हाल बाकी क्रिप्टोज में भी है। इथीरियम की बात की जाए तो 4800 से अब हम 3600 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। बाइनेंस कॉइन यहाँ पर $1,300 से $1,000 आ चुका है। सोलाना 262 से 180, यानी कि आप देख सकते हैं कि 10 से 22-25% तक की भी गिरावट यहाँ पर अक्रॉस क्रिप्टोज में देखने को मिली है। साथ ही साथ अब इस साल की अगर बात कर ली जाए तो अच्छे खासे डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट गेन्स भी हमने क्रिप्टोज में आते हुए देखे थे, लेकिन वो पिछले 2-3 महीने में काफ़ी हद तक हवा होते हुए नजर आए हैं। तो ये लेटेस्ट तस्वीर है आपकी स्क्रीन पे, जहां पर बिटकॉइन अब सिर्फ 13% ऊपर है इस साल में। इथीरियम ने 9% की बढ़त दिखाई है। साथ ही साथ सोलाना की बात की जाए तो ये नेगेटिव में है। बाइनेंस ट्रिपल थोड़े से पॉजिटिव में है, लेकिन मार्केट्स को लगता है कि अभी भी कुछ मुनाफा वसूली यहाँ से बाकी है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DC।